हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनी के परिसमापक की शक्तियाँ, उसके कर्तव्यों एवं दायित्व क्या है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कंपनी का परिसमापन क्या होते हैं और कंपनी के परिसमापन के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कंपनी का समाप्ति किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें मैं आपको बताई थी अधिकरण द्वारा परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के परिसमापक की शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्व की विवेचना। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। कंपनी के परिसमापन में परिसमापक का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वही परिसमापन की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। उससे निष्ठापूर्वक एवं निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कंपनी की समाप्ति में जो परिसमापक का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वही कंपनी की परिसमाप्ति की समस्त जो भी कार्यवाहियाँ होती है किसी भी कंपनी को समाप्त करने की, परिसमापक ही करता है और उससे निष्ठापूर्वक एवं निष्पक्षता से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 275 एवं 310 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है तथा धारा 276 के अंतर्गत उसे कदाचार एवं कपट आदि के आधार पर हटाए जाने की व्यवस्था की गई है। यही वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के परिसमापन की कार्यवाही प्रारंभ करती है। पहला है कंपनी की संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेता है। दूसरा है कंपनी के ऋण, कर्ज एवं अन्य देनदारियों का क्या करता है, परिसमापक ही भुगतान करता है। कंपनी के परिसमापन की जो भी कार्यवाहियाँ होती है वो कौन करता है प्रारंभ, परिसमापक। कंपनी समाप्ति में उसकी जो भी संपत्ति होती है परिसमापक ही अभिरक्षा में लेता है और जो भी ऋण होता है वो परिसमापक ही देनदारियों को देता है, वितरित करता है। तीसरा है शेष बची हुई संपत्ति को समाप्ति के पहले जो भी संपत्ति शेष बची हुई रहती है उसको जो अंशधारियों में उनके हितों के अनुपात में वितरित करता है। अब हम जानते हैं परिसमापक की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 290 में परिसमापक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह शक्तियां जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। धारा 290 में कंपनी के परिसमापक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसकी शक्तियां हैं जो दो प्रकार की होती है। पहला है अधिकरण की अनुमति से प्रयोग की जाने वाली शक्ति और दूसरा है अधिकरण की अनुमति के बिना प्रयोग की जाने वाली शक्ति। अब हम जानेंगे अधिकरण की अनुमति से कौन कौन सी शक्तियां वो प्रयोग कर सकता है। पहला है कंपनी की ओर से या उसके नाम पर न्यायालय में सिविल या आपराधिक कार्यवाहियां संस्थगित करना या प्रतिरक्षा करना। दूसरा है कंपनी की संपत्ति की प्रतिभूति पर ऋण लेना। तीसरा है कंपनी के परिसमापन तथा उसकी संपत्ति के वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करना। चौथा अपने कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए विधि सलाहकार, अधिवक्ता आदि की नियुक्ति करना। पांचवा है कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु धन जुटाना। ये है परिसमापक की शक्तियाँ कि वो कंपनी की ओर से किसी भी न्यायालय में, सिविल या आपराधिक न्यायालय में वाद संस्थगित कर सकता है। कंपनी की संपत्ति की जो संपत्ति की प्रतिभूति पर वो कर्ज ले सकता है यानी ऋण ले सकता है। कंपनी के परिसमापन तथा उसकी संपत्ति के वितरण के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होता है वो कर सकता है और अपनी कंपनी के कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए वो अधिवक्ता या सलाहकार नियुक्त कर सकता है। इसमें एक केस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरूर पेपर में लिखिएगा। लक्ष्मी फाइबर्स बनाम आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1995 का ये केस है कि मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि शासकीय परिसमापक द्वारा राज्य वित्त निगम के दावों का न्याय निर्णय नहीं किया जा सकता है। अब है अधिकरण की अनुमति के बिना प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ।
परिसमापक जो है वो अधिकरण की अनुमति के बिना कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो है पहला है कंपनी की ओर से या कंपनी के नाम से उसकी रसीदों एवं दस्तावेजों का निष्पादन करना और आवश्यकता अनुसार कंपनी की मुहर का प्रयोग करना। दूसरा है ऐसे कार्य के लिए एजेंट नियुक्त करना जिन्हें वह स्वयं नहीं कर सकता है या नहीं करता है। तीसरा है कंपनी के रजिस्ट्रों, अभिलेखों तथा प्रपत्रों आदि का रजिस्ट्रार के कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण करना। परिसमापक जो है इन शक्तियों का प्रयोग अधिकरण की अनुमति के बिना भी कर सकता है। वो किसी भी दस्तावेज, कंपनी का जो दस्तावेज है, रसीद है, उसको वो निष्पादन कर सकता है, कंपनी की मुहर का प्रयोग कर सकता है और ऐसे कार्य के लिए एजेंट नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह स्वयं नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है। अब है परिसमापक के कर्तव्य क्या क्या हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अब हम जानते हैं परिसमापक के कर्तव्य। पहला है कंपनी की कार्यकलाप, जो भी कंपनी के क्रियाकलाप होते हैं उसके संबंध में विवरण प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपना रिपोर्ट अधिकरण को भेजना होता है। दूसरा है कंपनी के संबंध में अन्य कोई जानकारी रिपोर्ट के रूप में अधिकरण को भेजना। तीसरा है कंपनी की समस्त संपत्तियों एवं अन्य योज्य दावों को अपनी अभिरक्षा में लेना। चौथा पॉइंट है कंपनी की संपत्ति की व्यवस्था एवं वितरण पर उचित नियंत्रण रखना। पांचवा कर्तव्य है लेनदारों एवं अंश अभिदायियों की बैठक बुलाना। ये है परिसमापक के कर्तव्य कि कंपनी का जो भी क्रियाकलाप के संबंध में जो भी रिपोर्ट बनते हैं उसको विवरण प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपने रिपोर्ट को अधिकरण को भेजना। छठा पॉइंट है परिसमापन के लिए समय समय पर अधिकरण से निर्देश प्राप्त करना है। परिसमापन के लिए कंपनी की समाप्ति के लिए समय समय पर अधिकरण से निर्देश प्राप्त करना है। आय व्यय के लेखों का परीक्षण करना है। आठवां ऋणों का भुगतान हो जाने के पश्चात शेष बची राशि अंशदायियों में वितरित करना। नौवां है परामर्शदायी समिति का गठन करना और दसवां है कंपनी के समस्त रजिस्ट्रों एवं अभिलेखों को व्यवस्थित करना है। तो ये थे हमारे परिसमापक, कंपनी के परिसमापक की शक्ति, कर्तव्य एवं दायित्व। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।